तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज होने में एक महीने से भी कम वक्त बचा है, लेकिन मार्वल फैंस के अराउंड कुछ भी हाइप नजर नहीं आ रही है। रेड हल्क के अलावा इनके पास कोई खास चमत्कारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ही नहीं। हाँ, बस इस मूवी के बाद टॉम हॉलैंड एंथनी मैकी को ट्रोल नहीं कर पाएगा। I haven't seen the Falcon. Oh no, there isn't one. Sorry. बहुत सारे कैरेक्टर्स रिटर्न कर रहे हैं और बहुत से लोगों के लिए ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो ये वीडियो बस स्टोरी को सिंप्लीफाई करने के लिए और एक स्पॉइलर वाला इंसाइट देने के लिए है, ताकि मूवी देखने के टाइम आप मिस आउट ना फील करो। ऑनेस्टली मुझे स्पाइडरमैन 4, एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का इंतजार है, लेकिन इस मूवी के इवेंट्स भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मूवी का कनेक्शन द इटर्नल्स मूवी से है। नहीं, मूवी टट्टी थी, लेकिन मूवी के एंड में टियामुट सेलेस्टियल फल फूल कर बाहर आ चुका है और इसको रोकने के लिए इटर्नल्स ने जी जान लगा दी थी। तो अब सेलेस्टियल के स्टैचू के अराउंड जो इवेंट्स हो रहे हैं, वही हमें एक पॉलिटिकल थ्रिल के साथ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। 3 थिंग्स टू डिस्कस: कैरेक्टर्स एंड स्टोरी, इज न्यू कैप्टन अमेरिका अ डिजर्विंग लीडर फॉर MCU, एंड विल दिस मूवी बी अनदर फ्लॉप फ्रॉम द मार्वल यूनिवर्स? दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स एंड स्टोरी की। तो इस मूवी में 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी से रिटर्न कर रहा है इस मूवी का मेन विलन द लीडर, जो हल्क के ब्लड की वजह से सुपर ह्यूमन बन गया था। इसके सर में चोट लगी थी और उसी चोट पर हल्क का ब्लड गिर गया था, जिसकी वजह से इसका सर कुछ ऐसा हो गया था। इसका फाइनल लुक अब तक रिवील नहीं हुआ है, बस यही एक फोटो है। ये अपने माइंड में एक लॉजिकल पैटर्न, इंट्यूएशंस, एनहांस्ड एग्जीक्यूशंस को फास्ट प्रोसेस करके लॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकता है। बेसिकली ही वर्क्स लाइक एन एल्गोरिदम। अब ये इतने साल तक कहाँ था और क्या कर रहा था, वो मूवी में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ है जनरल रॉस का रेड हल्क। जनरल रॉस भी MCU के शुरुआत से ही हमें दिखता आ रहा है, पहले द इनक्रेडिबल हल्क में, उसके बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, और उसके बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में भी। लास्ट टाइम हमने इसको ब्लैक विडो मूवी में भी देखा था। जो एक्टर ये कैरेक्टर प्ले करते थे, विलियम हर्ट, उनकी डेथ हो गई है। अब इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं हैरिसन फोर्ड। इस मूवी में थेडस रॉस अब प्रेसिडेंट बन गया है और वो कॉमिक्स की तरह यहाँ अपना रेड हल्क वाला फॉर्म भी ले सकता है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज हॉकिन टॉरेस, प्लेड बाय एक्टर डैनी रेमिरेस। इस कैरेक्टर को हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में भी देख चुके हैं। वहाँ ये US एयरफोर्स में था और सैम विल्सन के साथ एयर मिशंस में उसकी हेल्प कर रहा था। इस मूवी में सैम अब फैल्कन से कैप्टन अमेरिका बन गया है, तो हॉकिन को उसने फैल्कन बना दिया। यहाँ फैल्कन एंड कैप्टन अमेरिका बोथ हैव अ सुपर सूट विद विंग्स। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज रुथ। रुथ एक्चुअली एक ब्लैक विडो थी, जस्ट लाइक नताशा रोमानॉफ, लेकिन अब प्रेसिडेंट रॉस के पर्सनल सिक्योरिटी को भी हैंडल करती है। असल में कॉमिक्स में ये एक इजरायली सुपर हीरो थी, बट पॉलिटिकल स्टैंड को अवॉइड करने के लिए ये लोगों ने इसका कॉस्ट्यूम भी चेंज कर दिया और इसकी ओरिजिन भी। इस मूवी में ऐसा लग रहा है कि ये या तो सैम विल्सन के साथ अलाय बनकर लड़ेगी, या फिर शी विल बी वन ऑफ द पॉन्स ऑफ द लीडर। जियानकार्लो एस्पोसिटो भी इस मूवी में है, जो कि सरपेंट सोसाइटी के मेंबर होंगे। इनका कैरेक्टर साइड वाइंडर यहाँ कॉमिक एक्यूरेट तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक अच्छी फॉर्म में है, जो US गवर्नमेंट को इनफिल्ट्रेट करके प्रेसिडेंट रॉस की सिक्योरिटी को ब्रीच करके आइजाया ब्रैडली की मदद से अटैक करेगा प्रेसिडेंट रॉस पर। आइजाया को हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ही देखा था। ये एक लॉस्ट एंड हिडन सुपर सोल्जर है, जो कैप्टन अमेरिका के बाद 1950s में बनाए गए सुपर सोल्जर प्रोग्राम का हिस्सा था। उस समय रेसिज्म के चलते ब्लैक सुपर सोल्जर्स को मिशन करवाकर हिडन रखा जाता था। यही आइजाया के साथ भी हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे, जो कि काफी रेसिस्ट एंड इनह्यूमन था। लेकिन अब सैम विल्सन ने इसको वो रिकॉग्निशन दिलाया है जिसका ये हकदार था। इवेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा प्लॉट है। जैसा कि मैंने बताया था कि इवेंट्स द इटर्नल मूवी से जुड़े हुए हैं, जहां टियामुट सेलेस्टियल की बॉडी में USA को एडामेंटियम का लिक्विड फॉर्म मिला है, और क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स में है, तो इसको अलग अलग कंट्रीज क्लेम करने के लिए पहुंचेंगे। अब तक तो इस टॉपिक को ओपनली किसी भी ट्रेलर या टीजर में डिस्कस नहीं किया गया था, लेकिन रिसेंटली एक पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें कैप्टन अमेरिका के साथ ये टियामुट भी बैकग्राउंड में दिख रहा है। अब इस सेलेस्टियल की बॉडी का रेफरेंस शी हल्क सीरीज में भी दिया गया था। एक न्यूज आर्टिकल दिखाया गया था जिसकी हेडिंग थी, व्हाई इज देयर अ जायंट स्टैच्यू ऑफ अ मैन स्टिकिंग आउट द ओशन। मतलब कई सालों से इसके बारे में लोगों को पता है और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, और फाइनली यहाँ एडामेंटियम मिल चुका है। अब इस स्टोरी में जापान ही एक ऐसा कंट्री है जो एडामेंटियम को इस बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो US ने जापान के साथ हाथ मिलाया है इस मिशन को अंजाम देने के लिए। मूवी के स्टार्ट में प्रेसिडेंट रॉस सैम को बोलता है कि अब उसको भी स्टीव रॉजर्स की तरह कैप्टन अमेरिका बनकर US मिलिट्री मिशंस करने चाहिए। व्हाइट हाउस के बाहर एक फोटोशूट भी होता है, जहां हम एक जापानीज ऑफिशियल को भी देख सकते हैं।
हैं। व्हाइट हाउस के अंदर मीडिया के सामने प्रेसिडेंट रॉस ये बताता है कि कैसे वो लोग जापान के साथ मिलकर इस एडमेंटियम एक्सट्रैक्शन मिशन पर काम करेंगे। उसी टाइम पर वहाँ आइज़ाया ब्रैडली और कुछ लोग प्रेसिडेंट रॉस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो लोगों का माइंड द लीडर कंट्रोल कर रहा है, जिस तरह हाइड्रा में बकी बार्न्स को विंटर सोल्जर प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। इसी सीन की शुरुआत में हम एक फोटोग्राफर को देख सकते हैं जिसका हैंड हमें ग्रीन कलर का दिखता है। इट्स द लीडर। जैसे ही एक फ्लैश के साथ फोटो क्लिक करता है, वैसे ही द लीडर का प्रोग्राम आइज़ाया के माइंड में एक्टिवेट हो जाता है और वो अटैक करता है प्रेसिडेंट रॉस पर। अब यहाँ पर लीडर का मेन प्लान क्या है वो तो नहीं पता। सैमुअल स्टर्न यानी द लीडर हमेशा से ही नाम और शोहरत चाहता था, लेकिन आगे वाले सीन में उसकी लैब में हम लोग ये लिखा हुआ देख सकते हैं, रीसेट रॉस रीसेट अमेरिका। तो शायद वो बस पॉलिटिकल केओस के लिए ये सब कर रहा है। उसके बाद यहाँ आइज़ाया को पकड़ा जाता है और प्रिजन भेज दिया जाता है। जब सैम प्रिजन में विजिट करता है तो आइज़ाया को सब कुछ याद होता है कि उसने प्रेसिडेंट रॉस पर कैसे अटैक किया था। इफ यू रिमेम्बर, जब सिविल वॉर में आयरन मैन बकी से पूछता है कि क्या उसको याद है उसने टोनी के माँ बाप को कैसे मारा था, तो बकी बोलता है कि उसको हर एक वो मिशन याद है जिसमें उसने लोगों की जान ली थी। इसका मतलब आइज़ाया को भी पता था वो क्या कर रहा था, लेकिन वो खुद के कंट्रोल में नहीं था। वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो, so that YouTube could suggest this to more people. Moving on, आइज़ाया को इनोसेंट प्रूव करने के लिए सैम प्रेसिडेंट रॉस से मिलने के लिए जाता है और उसको बताता है कि आइज़ाया एंड बाकी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का माइंड कंट्रोल किया गया था और उसकी सिक्योरिटी के लोग भी इसमें मिले हुए हैं, यानी सर्पेंट सोसाइटी के मेंबर्स। लेकिन प्रेसिडेंट रॉस इस बात को नहीं मानता है और बोलता है कि यू आर नॉट स्टीव रॉजर्स। अब ये डायलॉग का रेफरेंस इसलिए भी यहाँ पर दिया गया है क्योंकि सिविल वॉर में भी बकी बार्न्स यानी कि कैप्टन अमेरिका के दोस्त ने आतंक मचाया था और उस टाइम पर प्रेसिडेंट रॉस जनरल रॉस था। उसने सुकोविया अकॉर्ड्स के तहत बकी बार्न्स को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन स्टीव रॉजर्स बकी को इनोसेंट मानता था। यहाँ भी सेम सीन है। आइज़ाया ने प्रेसिडेंट पर अटैक किया है जो कि दोस्त है कैप्टन अमेरिका का, और कैप्टन अमेरिका उसको इनोसेंट मानता है। अब यहाँ पॉलिटिकल ट्विस्ट ये है कि प्रेसिडेंट रॉस इस अटैक को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज करना चाहता है और यही रीजन है कि रॉस सैम को ये इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं करना चाहता है। इस पॉलिटिकल लड़ाई में द लीडर एंड प्रेसिडेंट रॉस आमने सामने है, जहाँ कैप्टन अमेरिका मिडल में रहकर प्रेसिडेंट रॉस के पॉलिटिकल एजेंडा से लड़ेगा और द लीडर को केओस मचाने से भी रोकेगा। इसी बीच हमें देखने को मिलेगा कि जापान कैसे एडमेंटियम के लिए यूएस को धोखा देता है, फैल्कन एंड कैप्टन अमेरिका कैसे जापान की आर्मी एंड टेक्नोलॉजी से फाइट करते हैं, कैसे प्रेसिडेंट रॉस का किडनैप होता है और वो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से रेड हल्क बन जाता है। एक फ्यूनरल भी देखने को मिलेगा, साइड वाइंडर और कैप्टन अमेरिका की लड़ाई भी देखने को मिलेगी और एक फाइनल शोडाउन देखने को मिलेगा जहां रेड हल्क एंड कैप्टन अमेरिका 1-on-1 जाएंगे। नाउ इज कैप्टन अमेरिका अ डिजर्विंग लीडर फॉर एमसीयू? स्टीव रॉजर्स ने सैम में वो बात देखी थी, लेकिन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के इवेंट्स ने ये प्रूव कर दिया था कि ही इज अ डिजर्विंग मैन, जहां उसने एक्सट्रीमिस्ट कार्ली को एलिमिनेट करने की बजाय उससे ह्यूमैनिटी वाला बर्ताव किया था। उसने आइज़ाया जैसे एक सुपर सोल्जर को उसका हक दिलाया था और अब वो एक नेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी सॉल्व कर रहा है। भले उसके पास सुपर सोल्जर सीरम की पावर ना हो, लेकिन वो लोगों के लिए फाइट करना जानता है। भले वो थॉर का म्योल्नियर उठाने के लिए वर्दी ना हो, लेकिन वो एक वॉर टाइम कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करके एक टीम को लीड करने के लिए वर्दी बन चुका है। अगर यहाँ इसको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखाया जाएगा और सीक्रेट वॉर जैसे इवेंट्स में ये अगर एवेंजर्स को लीड करेगा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। ये मूवी के इवेंट्स भले ही इंपॉर्टेंट हो, लेकिन क्या ये मूवी फ्लॉप हो सकती है? इस मूवी के लिए मार्केटिंग बहुत अच्छे से नहीं की जा रही है। रेड हल्क के अराउंड बस जरूर है कि कैसी एक डेडली विलन बन सकता है। रेड हल्क को लेकर कुछ प्रोडक्ट्स के टीवी कमर्शियल्स भी फनी लग रहे हैं, लेकिन लोग स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक फोर जैसी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। हर कैप्टन अमेरिका मूवी की तरह इस मूवी में भी पॉलिटिक्स को एक सेंट्रल मुद्दा बनाया गया है, लेकिन उस टाइम पर कैप्टन अमेरिका सुपर हीरो का एक सिंबल बन चुका था। यहाँ नई स्टोरी है, नए कैरेक्टर्स हैं एंड नया कैप्टन अमेरिका उतना अच्छा फॉर्मूला नहीं लगेगा। बॉक्स ऑफिस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस मूवी का बजट $350 million to $400 million है, मतलब एवेंजर्स एंड गेम जितना बजट है इस मूवी का, लेकिन उतनी बड़ी स्टोरी लग नहीं रही है। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का बजट भी इतना ही था और ये मूवी अराउंड $430 million का ही बिजनेस कर पाई थी। वी अंडरस्टैंड कि रेड हल्क के CGI में बहुत ज्यादा एफर्ट और पैसा लगा होगा, इसी रीजन से तो हम हल्क की एक सोलो मूवी नहीं देख पाते हैं MCU में, लेकिन इतना ज्यादा बजट रखकर मार्केटिंग ठीक से नहीं करना एक बेवकूफी हो सकती है। इंडिया में तो मार्वल के मूवीज आजकल डिसेंट कलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन इस टाइम ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हार्डकोर मार्वल फैंसी इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे। जहां मार्वल इंडिया ने रिसेंटली सलमान खान के साथ कोलैबोरेट किया है मूवी को प्रमोट करने के लिए। लास्ट टाइम भाई ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को प्रमोट किया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फायदा इंडिया में देखने को मिला था, तो पॉसिबली यहाँ भी कुछ होपफुल हो जाएगा। कमेंट डाउन इफ यू आर गोइंग टू वॉच दिस मूवी और नॉट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, वोट दिस अप, share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.